हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि एस्ट्रोलॉजी में किसी भी कुंडली को देखकर हम किस तरीके से एनालाइज करें कि उस नेटिव की लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी। और आज मेरे डिस्कशन का टॉपिक है लव मैरिज। तो उससे पहले मैं एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि जो भी फ्रेंड्स केपी एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा कोर्स शुरू होने वाला है 13 सितंबर से। अर्लियर 15 सितंबर से होने वाला था, तो बहुत कम समय बचा है। जो भी रजिस्टर करना चाहें और जो ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि एक बार स्टार्ट होने के बाद फिर एडिशन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आपको भी समझने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि जनरली लोग जब वो शुरू हो जाता है 4-5 क्लास के बाद एकदम से कॉन्टैक्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप यदि करना चाहते हैं तो मेरे नंबर 9013798899 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज के मेन सब्जेक्ट पर कि लव मैरिज को हम किस तरीके से देखते हैं। आज के समय में देश काल पात्र के हिसाब से 21st सेंचुरी के अंदर लव मैरिज जैसे चीज़ें बहुत सामान्य या कॉमन हो चुकी हैं। पुराने समय पर ये बहुत रेयर थी, इसलिए हमें एक एस्ट्रोलॉजर को इनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी और उसे जानने की आवश्यकता भी नहीं थी। मगर आज के समय में एक बहुत हाई परसेंटेज में मैरिजेज लव मैरिज होने लगी हैं, तो हमें कुंडली को देखकर किस तरीके से पता चलेगा। तो उसमें जो सर्टेन कॉम्बिनेशंस है, एक्चुअली इसमें कुछ हाउसेज इंपॉर्टेंट है। 7th हाउस मैरिज का हाउस होता है। 5वां भाव जो लव रोमांस या अफेक्शन का भाव होता है। अब वो लव रोमांस अफेक्शन जरूरी नहीं है कि किसी अपोजिट पार्टनर से हो, जिससे भी होगा लव या रोमांस या आपका अटैचमेंट, वो 5वां भाव रिप्रेजेंट करता है। योर इंक्लिनेशन, आप किसकी तरफ झुके हुए हैं, आपका झुकाव को इंडिकेट करता है फिफ्थ हाउस। तो लव मैरिज के लिए 7th हाउस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5th हाउस हो जाता है। 7वां भाव लीगलिटी प्रदान करता है उस चीज़ को कि आप जब मैरिज कर रहे हैं तो एक आपका लव होना एक अलग बात है। आज के ज़माने में 7th हाउस के इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी लव होना पॉसिबल है, मगर उसमें लीगली आप मैरिज नहीं करते हैं उस पर्सन से। जब उसको लीगलिटी देनी है, आपको रिचुअल्स के साथ किसी को भी अपना साथी बनाना है, तब 7th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। ओनली केवल लव और रोमांस में 5th हाउस सफिशिएंट है। तो इसमें जो कॉम्बिनेशंस आते हैं उसमें सबसे पहला आता है 5th हाउस रूलर कंजॉइंड विद द 7th हाउस रूलर। मतलब क्या हुआ, जो 5th लॉर्ड है पंचमेश और 7वें भाव का स्वामी एक जगह पर कंजॉइंड हो, एक जगह पर कंजक्टेड हो, दोनों युति में हो कुंडली के किसी भी भाव के अंदर, तो वो एक लव मैरिज का योग बनाते हैं। 5th एंड 7th हाउस रूलर्स एक्सचेंज, पंचमेश और सप्तमेश दोनों एक दूसरों के बीच की राशियों में परिवर्तन करें तभी भी लव मैरिज के योग बनते हैं। तो पंचमेश और सप्तमेश में इस तरीके का लिंक हो। थर्ड वन है आपका 5th हाउस रूलर इन म्यूचुअल एस्पेक्ट विद द 7th हाउस रूलर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल एस्पेक्ट। जस्ट ए मिनट। साउंड का इशू एक्चुअली आ सकता था। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 5th हाउस रूलर इन द नक्षत्र ऑफ द 7th हाउस रूलर एंड वाइस वर्सा। मतलब पंचमेश सप्तमेश के नक्षत्र में हो और सप्तमेश पंचमेश के नक्षत्र में हो। तो ये जो ऊपर की 3 जो कंडीशंस मैंने बताई हैं, वो तीनों कंडीशन एक्चुअली उन दोनों के बीच के संबंध को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि लघु पाराशरी के हिसाब से यदि पंचमेश और सप्तमेश में किसी भी तरीके का संबंध बन जाता है, वहां पर 4 तरीके के संबंध हमें मालूम है यूज होते हैं। एक म्यूचुअल एस्पेक्ट, एक परिवर्तन या एक्सचेंज होता है, एक आपका कंजंक्शन या युति होता है, और एक क्षेत्र दृष्टि संबंध भी होता है। तो किसी भी तरीके का इनमें यदि वो लिंक बन रहा है, और साथ में यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, यदि केवल D1 चार्ट के बेस पर डिसाइड कर रहे हैं, आप यदि नवांश को नहीं देख रहे हैं तो आप उनके नक्षत्र को भी देख लीजिएगा। यदि नक्षत्रों में भी परिवर्तन हो रखा है, 5th हाउस लॉर्ड के नक्षत्र में 7th हाउस लॉर्ड या 7th हाउस लॉर्ड के नक्षत्र में 5th हाउस लॉर्ड जाकर बैठ जाता है, तो ये लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस हैं। इसमें मैं आपको एक दूसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर ऐड कर देता हूं कि ये केवल पंचमेश और सप्तमेश में ही नहीं, आप इसको सेम चीज को सप्तमेश और नवमेश में भी लगाकर देख सकते हैं।
जो मैंने ये 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं, इसमें आप 5th हाउस को हटाकर यदि 9th हाउस लगाओगे तभी भी एक ही कॉम्बिनेशन लग जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि यदि आपका 9th हाउस लॉर्ड एंड 5th हाउस, 9th हाउस लॉर्ड एंड 7th हाउस लॉर्ड के बीच में भी यदि एक्सचेंज हो रखा है तभी भी ये कॉम्बिनेशन आपका फिट बैठने वाला है। इसी तरीके से यदि आपका 9th हाउस लॉर्ड और 7th हाउस लॉर्ड में राशि परिवर्तन है, 9th हाउस लॉर्ड और 7th हाउस लॉर्ड एक साथ युति में बैठे हुए हैं तभी भी लव मैरिज के चांसेस हैं। 9th हाउस लॉर्ड एंड 5th हाउस लॉर्ड एक दूसरे से यदि एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तभी भी लव मैरिज के चांसेस हैं। अब 9th हाउस को मैं क्यों कंसीडर करके चल रहा हूं? भावत भावन सिद्धांत से 5th से 5th, 5वें से 5वां भाव आप काउंट करेंगे तो 9वां भाव आएगा। तो 9वां भाव भी आपके अफेक्शन, रोमांस या इंक्लिनेशन को इंडिकेट करता है। तो जो चीज हम 5वें भाव से देखते हैं वही हम 9वें भाव से भी देख सकते हैं फर्दर। तो ये मैंने मोटे मोटे कॉम्बिनेशन बताए लव मैरिज के लिए। 5वें और 7वें भाव का लिंकअप होना जरूरी है। Other than the three, there are a few other astrological factors responsible for love marriage. ये तो एक मोटे मोटे कॉम्बिनेशन हो गए, बहुत सारे लोगों की कुंडली में आपको नहीं मिलेंगे और तभी भी उनकी लव मैरिज हुई होगी। तो बाकी कौन सी चीजें जिन्हें हमें गहराई से देखने की जरूरत होती है? तो उनमें सबसे पहला आता है कि इसमें फर्स्ट हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये होता है फर्स्ट हाउस, होता है हाउस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, शोज द ओवरऑल पर्सोना ऑफ द पर्सन। आप कैसे दिखते हैं, आपकी कैसी पर्सनैलिटी है, आपका क्या नेम फेम है सोसाइटी के अंदर, वो फर्स्ट हाउस इंडिकेट करता है। तो आप यदि गहराई से सोचें तो लव मैरिज में इन सब चीजों का रोल होता है। आप दिखने में भी तो वैसे होने चाहिए जो आप, जिससे कि आप किसी को अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ। केवल देखना जरूरी नहीं होता। एक पर्सन यदि और सभी तरीके से बेटर है तभी भी ये पॉसिबिलिटी है, मगर उसका एक लुक, ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो एक्चुअली फर्स्ट हाउस पर डिपेंड करती है। तो आपको फर्स्ट हाउस को जरूर चेक करना चाहिए जब भी लव मैरिज से रिलेटेड अब कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं। तभी भी वो तभी होगी जब यदि उसकी पर्सनैलिटी इस लायक है। तो हमें फर्स्ट हाउस जरूर देखना है। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ इमीडिएट फैमिली। अब आपका लव मैरिज में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हाउस ऑफ इमीडिएट फैमिली। कैसे होता है मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं कि नेगेटिव की कुंडली में 5th और 7th हाउस के बीच के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, तो क्या लव मैरिज हो जाएगी? अब आप उसका दूसरा भाव जरूर देखें, पता चले उसका परिवार रूढ़िवादी है, वो नहीं चाहता इस तरीके से मैरिज हो, वो चाहता है कि ट्रेडिशनल मैरिज हो। तो बहुत सारे लोग उस दबाव में आकर भी लव मैरिज नहीं करते। तो उसके एग्जीक्यूट होने के लिए आपके सेकंड हाउस का भी बेटर होना जरूरी है, उस पर शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट होना चाहिए। मेलिफिक हाउस से प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है या वो किसी भी तरीके से पीड़ित है तो वो उसमें बाधा डालेगा, ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा। फर्दर आता है थर्ड हाउस का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको लगेगा कि थर्ड हाउस का क्या रोल हो सकता है लव मैरिज के अंदर, लव और मैरिज से थर्ड हाउस का क्या लिंक है? एक्चुअली थर्ड हाउस आपके एफर्ट और पैशन को रिप्रेजेंट करता है, करेज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका यदि किसी से लव हो रहा है तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए मैरिज तक पहुंचाने के लिए, करेज होना चाहिए उसे बोलने का, इसके बाद अपने घर में बताने का करेज होना चाहिए। यदि जो आपका स्पाउस है उसके घर में बताने का करेज होना चाहिए। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो बगैर कम्युनिकेशन स्किल्स के चीज पॉसिबल नहीं है। आपकी कुंडली में कैसे भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मगर थर्ड हाउस इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को चाहते हैं मगर आप उसे बता ही नहीं पा रहे हैं। आप बता भी दिए और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं मगर आप अपने पेरेंट्स से डरते हैं, उन्हें नहीं बता पाए या आप प्रॉपर उनको कन्विंस नहीं कर पाए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो थर्ड हाउस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हम केवल ये नहीं कि 5th और 7th हाउस देखा और हमने डिक्लेयर कर दिया कि लव मैरिज होगी। आपका आप रोमांस आप उससे डिक्लेयर कर सकते हो, होगा, मगर मैरिज तक जाने में ये सभी चीजों का रोल होगा जो मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ हाउस। ये सिग्निफाई करता है होम कंफर्ट एंड इनर वैल्यूज अलोंग विद द ओवरऑल हैप्पीनेस। आपके होम कंफर्ट और इनर वैल्यूज को ये रिप्रेजेंट करता है। इनर वैल्यूज की भी मैरिज में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप समझें चीजों को थोड़ा ध्यान से। आपका एक दो लोगों का किसी से रोमांस है और अफेक्शन है, वो आपका फॉल्स भी हो सकता है। आप किसी से रिलेशन में रहे मगर आपके अंदर इनर वैल्यूज नहीं है तो आपके अंदर बदलने की ये करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली फोर्थ हाउस। आप सोचोगे ठीक है अब मैं मैरिज किसी और के साथ करूंगा, इनके साथ टाइम मैंने स्पेंड कर लिया और अब मैं बोर हो चुका हूं। यदि आपके अंदर इनर वैल्यूज नहीं है तो इस तरीके की थॉट आ सकती हैं और आप अपना पार्टनर बदलने की सोच सकते हो। तो फोर्थ हाउस करेक्टर और इनर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ हाउस को भी आपको देखना है कि किस तरीके से है। एट्थ हाउस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट सिग्निफाइज मिस्ट्री, अनकन्वेंशनल एंड मॉडर्न अप्रोच एंड फिजिकल इंटीमेसी।
एट्थ हाउस अनकन्वेंशनलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। कन्वेंशनली इंडियन सोसाइटी में आज भी लव मैरिजेस बहुत कॉमन नहीं है, तो कोई पर्सन लव मैरिज करेगा तो वो अनकन्वेंशनलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो 95% मैरिजेस अरेंज मैरिजेस होती हैं, ओनली 5% लव मैरिज होती हैं। तो 5% के अंदर आपको जाना है, तो आपके अंदर इस तरीके की चीज होनी चाहिए कि आप अनकन्वेंशनल ट्रेडिशंस को फॉलो करते होंगे, आपकी मॉडर्न अप्रोच होनी चाहिए, परिवार की भी मॉडर्न अप्रोच होनी चाहिए, और आपको उस पर्सन से फिजिकल इंटीमेसी को भी एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेट रिलेशंस को एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जब भी लव मैरिज होती है तो कुछ समय तक आपका जो भी रिलेशन है वो सीक्रेट जरूर होता है डिस्क्लोज करने से पहले, इसलिए एट्थ हाउस का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है नाइन्थ हाउस, जिसको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि वैसे वो फिफ्थ से फिफ्थ होता है, अदरवाइज ये डेस्टिनी और फॉर्च्यून को भी रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपका डेस्टिनी और फॉर्च्यून का भी इन्वॉल्वमेंट है, आपका इंक्लिनेशन है किसी की तरफ, मगर उसका आपकी तरफ इंक्लिनेशन नहीं है। इसी तरीके से आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में भी नाइन्थ हाउस का इक्वल रोल होता है। हालांकि हम 11th हाउस को देखते हैं, 11th हाउस डिजायर को क्रिएट करता है और 9th हाउस डिजायर को फुलफिल करता है, वो 11th से 11th है। तो 9th हाउस का देखिए डबल रोल हो गया, फिफ्थ से फिफ्थ है और 11th से वो 11th है। सो 11th हाउस क्रिएट द डिजायर बट 9th हाउस फुलफिल द डिजायर, इसलिए 9th हाउस भी यदि आपके अंदर इच्छा है और उसको पूरी करने में 9th हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर 11th हाउस है, इट रिप्रेजेंट फ्रेंडशिप एंड सोशल सर्कल। तो आप जब तक फ्रेंडशिप नहीं करोगे, आपका सोशल सर्कल नहीं होगा, आपको पार्टनर मिलने का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए 11th हाउस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में अब 12th हाउस इंपॉर्टेंट हो गया, इट इज द हाउस ऑफ बैड प्लेजर एंड सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन। तो इस तरीके से इन सभी हाउसेस को आपको कुंडली में देखना पड़ेगा। आप एक किसी भी फॉर्मूले को, सूत्र को देखकर ये नहीं कह सकते कि इनकी लव मैरिज होने वाली है। सम इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी कंजंक्शंस फॉर द लव मैरिज। अब मैंने कुछ एक कॉम्बिनेशन अर्लियर बताए थे, 5th एंड 7th हाउस के लिंक बता दिए थे सभी तरीके के, वो जैसे भी हो रहे हैं वन साइडेड हैं तभी भी पॉसिबिलिटी होती है कि 5th लॉर्ड 7th हाउस में चला गया, 7th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया, तभी भी वहां पर पॉसिबिलिटी बनी रहती है। जो मैंने इनिशियल कॉम्बिनेशन बताए थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। सम इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी कंजंक्शंस फॉर लव मैरिज। The conjunction of Venus and Mars is one of the most important planetary movements, which is to be seen for the love marriage. तो आपको मालूम है Venus is the planet of love and romance, whereas Mars represent passion and courage. तो इन दोनों का रोल होना बहुत जरूरी है। सब लोग जानते हैं वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन, जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं मैरिज रिलेटेड या रिलेशन रिलेटेड मैटर्स में वीनस और मार्स का रोल बहुत जरूरी है। वीनस आपके अंदर एक तरीके की लव और रोमांस क्रिएट करेगा, मगर उससे आप लव मैरिज तक नहीं पहुंचेंगे जब तक आपके अंदर पैशन और करेज नहीं होगा। तो वीनस और मार्स का लिंक होता है, फिजिकल रिलेशन बनाने में भी इन दोनों का रोल होता है कि आपकी कितनी भी इच्छा है, मगर जब तक मार्स उसको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक आपके अंदर वो काम करने का करेज ही पैदा नहीं होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए बदनाम भी माना जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड मार्स विद एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड हाउसेस, 5th 7th 1st जो मैंने बताए, आपके 2nd 4th जितने भी हाउस हैं, मेनली 5th और 7th से किसी भी तरीके का लिंक बन जाए वीनस और मार्स का दोनों का, तो वो पॉसिबिलिटी लव मैरिज की उतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो 5th और 7th लॉर्ड तो आपने देखा ही, मगर साथ में वीनस और मार्स को देखना है कि 5th और 7th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन हो रहा है, मगर अभी आप वीनस और मार्स को छोड़कर नहीं चल सकते। उनका मैंने जो 5-6 हाउसेस बताए उनसे लिंक हो, और मेनली यदि आपके 5वें और 7वें भाव से लिंक हो जाता है तो वो लव मैरिज को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा आपकी कुंडली के अंदर। द प्लेसमेंट एस्पेक्ट और कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड वीनस विद असेंडेंट लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, लॉर्ड सजेस्ट दैट 7th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड सजेस्ट दैट यू कैन हैव ए लव मैरिज। तो मतलब क्या हुआ कॉम्बिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। अधिकतर कुंडलियों में ये आपको लगता हुआ नजर आएगा, आप यदि देखेंगे कि जिन लोगों की लव मैरिज हुई है। अब प्लेसमेंट एस्पेक्ट और कंजंक्शन का मतलब हो गया PAC, और मार्स एंड वीनस दोनों का किस किस से हो जाए, असेंडेंट से हो जाए आपकी, या असेंडेंट लॉर्ड से हो जाए, 5th हाउस या 5th लॉर्ड से हो जाए, 7th हाउस और 7th लॉर्ड से हो जाए, इन दोनों का एसोसिएशन हो जाए, तो वो भी लव मैरिज करा सकता है। 5th 7th लॉर्ड से किसी से भी वीनस मार्स का एसोसिएशन हो गया, लग्न और लग्न लॉर्ड से हो गया, 7th हाउस और 7th लॉर्ड से हो गया, तो वीनस और मार्स को आप सेपरेट बिल्कुल भी ना करें। 5th लॉर्ड 7th लॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मगर वीनस और मार्स का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है। सो दिस इज द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। तो जब भी आप कुंडली को देखें, खंगालें,
उसके अंदर आप ढूंढिए फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड को, उसके अंदर आप ढूंढिए शुक्र और मार्स को, और आप देखिए उनमें किसी तरीके का लिंक बन रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लिंकिंग जरूरी है, कंपलसरी है, इनके बीच में लिंकिंग के बगैर वो मैरिज तक नहीं जाएगी। आपका शुक्र और मार्स का यदि कहीं भी और लिंक बन रहा है तो वो रिलेशन होंगे, टूट जाएंगे। मगर यदि फिफ्थ और सेवंथ से उनका लिंक बन गया है, लगने से बन गया, तो आप कहोगे मैरिज होगी। जनरली लोग इसको बिल्कुल गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। शुक्र और मार्स का कहीं भी कॉम्बिनेशन बना वो इंटरप्रेट करेंगे कि लव मैरिज होगी। मैं आपको एक्चुअली ये सूत्र बता रहा हूं कि शुक्र और मार्स का कॉम्बिनेशन रिलेशन क्रिएट कर सकता है दो लोगों में, मगर मैरिज तक उसको पहुंचाने के लिए, उसका डेस्टिनेशन मैरिज तक ले जाने के लिए उसका लिंक लग्न, पांचवें भाव और सातवें भाव या उनके लॉर्ड से होना कंपलसरी है, तभी वो आपका शुक्र और मार्स का कॉम्बिनेशन मैरिज देगा। नेक्स्ट है द कनेक्शन बिटवीन द सेवेंथ हाउस ऑब्लिक लॉर्ड एंड नाइन्थ हाउस ऑब्लिक लॉर्ड एंड एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर इंडिकेट द नेटिव विल गो फॉर लव मैरिज। देखिए क्या कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूं, यहां पे मैं जुपिटर को लेकर आ गया हूं। मॉरलिटी को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। आपने किसी से रिश्ता बनाया, आप तोड़ नहीं सकते। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, मोरलिटी है, मगर आप यदि मोरलिटी आपके अंदर नहीं है, सैटर्न का रोल आ गया तो आप उसको तोड़कर चले जाएंगे। आप मौज मस्ती करेंगे, इसके बाद उस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कनेक्शन क्या है? कनेक्शन बिटवीन सेवेंथ हाउस लॉर्ड एंड नाइन्थ हाउस एंड लॉर्ड, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिफ्थ और सेवेंथ, ऐसे ही सेवेंथ एंड नाइन्थ के बीच में, और जुपिटर का वहां पर किसी तरीके का एस्पेक्ट हो जाए, उस पर लॉर्ड पर एस्पेक्ट हो जाए, उन हाउसेस पर एस्पेक्ट हो जाए जुपिटर का। मतलब फिफ्थ और नाइन्थ, सेवेंथ और नाइन्थ हाउस लॉर्ड में लिंक है, या जैसे सेवेंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाकर बैठ गया, नाइन्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठ गया, दोनों लॉर्ड कहीं एक जगह पर जाकर बैठ गए, दोनों लॉर्ड एक दूसरे को देख रहे हैं, मगर उन हाउसेस पर या उन लॉर्ड्स पर यदि जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो वो आपके उस रिलेशन को एक नैतिकता प्रदान करेंगे, मोरलिटी प्रदान करेंगे। आप उस रिश्ते से बाहर निकलने की नहीं सोचोगे, आप एक जिम्मेवारी लोगे, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करोगे कि आप जिसके साथ रिलेशन में रहे हो तो नाउ इट इज योर मॉरल ड्यूटी। तो जुपिटर आपको मॉरलिटी प्रदान करता है, आपको गलत नहीं कदम उठाने देगा, इस तरीके से हम सोचेंगे। और वो इस तरीके का जो अफेयर होगा वो प्योर होगा, उसके अंदर फिजिकल पार्ट नहीं होगा, आप ऐसा मानकर चलेंगे। द कंजंक्शन ऑफ असेंडेंट लॉर्ड एंड वीनस इन द फिफ्थ हाउस ऑब्लिक लॉर्ड, ये एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कि आपका असेंडेंट या उसका लॉर्ड मतलब लग्न लॉर्ड और शुक्र, इन दोनों का कंजंक्शन हो जाए। कहां पर? फिफ्थ हाउस में जाकर लग्न लॉर्ड और शुक्र बैठ जाए, या फिफ्थ लॉर्ड के साथ लग्न लॉर्ड या शुक्र आकर बैठ जाए, या फिर आपका फिफ्थ लॉर्ड लग्न में शुक्र के साथ आकर बैठ जाए। मतलब कॉम्बिनेशन आपने जनरली ये मानकर चलना है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स एट ए टाइम, असेंडेंट एंड इट्स लॉर्ड, दोनों में से कोई एक, शुक्र और फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ लॉर्ड। तो ये किसी भी तरीके से यदि कंबाइन हो जाते हैं कि शुक्र आपका लग्न में आकर बैठ गया और फिफ्थ लॉर्ड भी आकर बैठ गया, तो वो आपका लव मैरिज करा देगा। शुक्र फिफ्थ हाउस में बैठ गया, लग्न लॉर्ड भी वहां आकर बैठ गया, तो वो भी मैरिज करा देगा। शुक्र फिफ्थ हाउस में बैठ गया है और फिफ्थ लॉर्ड भी वहां पर बैठा है, वो मैरिज करा देगा। आपका फिफ्थ लॉर्ड और शुक्र कहीं भी आकर बैठ गए, वो मैरिज करा देंगे। असेंडेंट लॉर्ड और शुक्र भी कहीं भी जाकर बैठ गए और फिफ्थ हाउस से भी उनका किसी भी तरीके का लिंक हो रहा है, लाइक फिफ्थ हाउस में आकर बैठ गए या फिफ्थ लॉर्ड उन्हें एस्पेक्ट कर रहा है, लिंक बोल रहा हूं मैं वर्ड यहां पर। The conjunction of ascendant oblique lord and Venus in the fifth house और with the fifth lord, तो आपका ascendant के अंदर ये आ जाते हैं फिफ्थ लॉर्ड और आपका वीनस, तभी भी हो जाएगा। फिफ्थ हाउस के अंदर ascendant लॉर्ड और वीनस आते हैं, तभी भी हो जाएगा। कहीं और जगह पर फिफ्थ लॉर्ड वीनस एंड ascendant लॉर्ड भी आपके लग्न लॉर्ड जाकर कंजक्ट हो जाएंगे, तो वो भी आपकी लव मैरिज कराने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ लॉर्ड कंजॉइंड विद द नाइन्थ लॉर्ड इन द असेंडेंट और इन द सेवेंथ हाउस। अब देखिए पांचवें और नवे भाव के लॉर्ड को इन्होंने मिला दिया है, मगर आपका एसोसिएशन होना चाहिए लग्न या सेवेंथ हाउस के अंदर। तो फिफ्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड का यदि कंजंक्शन हो जाए, कहां पर? लग्न या सेवेंथ हाउस में, दोनों हाउस मैरिज से रिलेटेड हाउस है आपका या आपके स्पाउस का हाउस है, तो उनमें यदि आपके फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का कंजंक्शन है तो वो भी लव मैरिज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। मून एंड वीनस, मून एक दूसरा आपका सॉफ्ट प्लेनेट है, वीनस भी एक सॉफ्ट प्लेनेट है, इन्हें कुंडली में स्त्री प्लेनेट भी माना जाता है दोनों को। मून एंड वीनस कंजॉइंट इन द सेवेंथ हाउस और विद द सेवेंथ लॉर्ड इन द असेंडेंट और इन द नाइन्थ हाउस। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, शुक्र और वीनस की युति है, वो शुक्र और चंद्रमा की युति है, इन द सेवेंथ हाउस में हो जाए, और विद द सेवेंथ लॉर्ड
इन द असेंडेंट, मतलब शुक्र है आपका चंद्रमा है और 7th लॉर्ड असेंडेंट में चले जाएं या 9th हाउस के अंदर चले जाएं, वो भी लव मैरिज दे देंगे। वैसे तो इन जनरल शुक्र और मून का कंजंक्शन भी लव मैरिज दे देता है, मगर ये और बेटर हो जाता है यदि ये 7th हाउस के अंदर हो जाए या फिर लग्न के अंदर हो जाए या 9th हाउस के अंदर हो जाए या 7th लॉर्ड से उसका किसी तरीके का लिंक हो जाए कि शुक्र और वीनस और 7th लॉर्ड आपके लग्न में जाकर कंजक्ट हो गए, 9th हाउस में जाकर कंजक्ट हो गए, तो वो आपको लव मैरिज दे देंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 5th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड एस्पेक्टेड और कंजर्न्ड विद द 11th हाउस और इट्स लॉर्ड बीइंग ब्लेस्ड बाय जुपिटर। तो 5th हाउस लॉर्ड जो होगा वो उसको यदि 11th हाउस लॉर्ड एस्पेक्ट कर ले या 11th हाउस लॉर्ड के साथ वो कंजक्ट हो जाए, 5वें भाव का लॉर्ड, और उन पर जुपिटर का किसी तरीके का ब्लेस का मतलब होता है जुपिटर एस्पेक्ट कर ले, ब्लेसिंग जुपिटर एस्पेक्ट करके ही देता है। तो कॉम्बिनेशन क्या है कि आपका 5th हाउस लॉर्ड को 11th हाउस लॉर्ड एस्पेक्ट कर ले और उसमें से किसी को भी जुपिटर देख ले, या 5th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड एक साथ आकर बैठ जाए और जुपिटर की दृष्टि हो जाए तो सर्टेनली लव मैरिज होगा। 5th और 11th में यदि कंजंक्शन है तो वो आपका अफेयर होकर रह जाएगा, मगर मैरिज के लिए यहाँ पर जुपिटर के आशीर्वाद की जरूरत होगी, क्योंकि 5th हाउस रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, 11th हाउस आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, मगर इच्छा पूर्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि आपका यहाँ पर जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि जुपिटर उसके अंदर मॉरलिटी को लेकर आता है। तो यहाँ पे मॉरलिटी का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आज के समय में आप देखते हो कि 80-90% जो अफेयर्स हैं वो मैरिज तक नहीं पहुंच पाते, तो मॉरलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसमें आप जुपिटर को बिल्कुल भी ना भूलें। फर्दर कॉम्बिनेशन है एक्सॉल्टेड वीनस इन द 7th हाउस बीइंग एस्पेक्टेड बाय 9th लॉर्ड एंड जुपिटर। तो देखिए वीनस 7th हाउस में कार को भावनाशाय बोलते हैं, मगर वो उच्च का होकर उसे गुरु या 9th लॉर्ड देख रहा है। तो देखिए गुरु क्यों मान के चल रहे हैं यहाँ पर, इसको एस्पेक्ट को समझे आप। यदि उसको मैलिफिक देख रहे हैं तो वो मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाहे जो आपका वीनस 7वें भाव के अंदर उच्च का ही होकर बैठा हो, मगर उच्च का शुक्र 7वें भाव में बैठा हुआ है, उसे एस्पेक्ट कौन कर रहा है? जुपिटर। तो गुरुदेव उसे एस्पेक्ट करेंगे 7वें भाव में, तो वो आपको उसके मॉरलिटी प्रदान करेंगे। या 9th लॉर्ड आपको पता है कि किसी भी कुंडली का सबसे बेस्ट फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट होता है। जुपिटर नेचुरल बेनिफिक है, मैरिज और प्रोजेनी के केस में नेचुरल बेनिफिक की इंपॉर्टेंस होती है, तो जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है तो वो एज गुड एज आपके फंक्शनल बेनिफिक की तरह हो गया मैरिज के केस में। इसी तरीके से यदि उसको यहाँ पर देखिए जुपिटर वैसे मैरिज को अपोज करता है, मगर जब आपका अफेयर हो चुका तो जुपिटर उसके अंदर मॉरलिटी लेकर आता है, ये ध्यान रखना है हमें। तो यदि 9th लॉर्ड भी यदि देख रहा है तो वो एज गुड एज जुपिटर ही हो गया, क्योंकि वो सबसे बेस्ट फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट हो गया। तो जुपिटर या 9th लॉर्ड यदि उच्च के शुक्र को 7वें भाव में देख ले, यदि आपको किसी की कुंडली के 7वें भाव में उच्च का शुक्र नजर आता है और उस पर यदि जुपिटर और 9th लॉर्ड की दृष्टि है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी लव मैरिज होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है प्लेसमेंट ऑफ वीनस एंड मून इन द 5th हाउस इन ए फ्रेंडली साइन। तो शुक्र और वीनस की युति हो जाए 5वें भाव के अंदर फ्रेंडली साइन, शत्रु राशि में नहीं होनी चाहिए, किसी भी अच्छी राशि के अंदर हो जाए, उनके फ्रेंडली साइन में या न्यूट्रल में भी हो जाए, तो वो भी लव मैरिज दे देगा। 3rd हाउस लॉर्ड कंजॉइंड विद द 11th लॉर्ड इन द 5th हाउस। तो यहाँ पे 3rd हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड भी 5वें भाव के अंदर आकर कंजक्ट हो जाएं, तो वो भी आपके लव मैरिज दे देंगे। 3rd हाउस लॉर्ड करेज को रिप्रेजेंट करता है, 11th हाउस लॉर्ड आपके एक तरीके से इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है और 5th हाउस आपके रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि वहां पर आ जाए, इच्छा का लॉर्ड यदि 5वें भाव के अंदर आ जाए तो वो आपको रोमांस के लिए प्रेरित करेगा, और यदि 3rd लॉर्ड का कंजंक्शन है तो वो साहस देगा आपको किसी के साथ भी ये सामने जाकर बताने के लिए साहस देगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। और हम एक कॉम्बिनेशन की बात करेंगे यहाँ पर एक्सॉल्टेड वीनस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 5th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन 3rd हाउस विद द असेंडेंट ऑब्लिक 11th लॉर्ड और 9th लॉर्ड। यदि 5वें भाव का लॉर्ड 3रे भाव के अंदर चला जाए, लग्न लॉर्ड के साथ बैठ जाए, वो 11th हाउस लॉर्ड के साथ बैठ जाए और 9th हाउस लॉर्ड के साथ बैठ जाए, तभी भी वो आपको लव मैरिज देगा। ये कॉम्बिनेशन वैसा ही है जैसा कि आपका 11th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस लॉर्ड के साथ 5th हाउस में जाकर कंजक्ट हो जाता है। इन दी सिमिलर वे ये जो 3rd हाउस का लॉर्ड है, इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि जब वो 3rd हाउस में जाकर बैठेगा, 11th हाउस लॉर्ड असेंडेंट लॉर्ड या 9th लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर जाकर बैठता है, तो वो क्या करता है कि जो अफेयर होगा उस पर्टिकुलर पर्सन का, वो स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोस में मिलने जुलने वाले या रिलेशंस के अंदर होता है, उसके कॉम्बिनेशन है लास्ट वाले दोनों। कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? 3rd हाउस लॉर्ड कंजॉइंड विद 11th लॉर्ड इन 5th हाउस। 3rd हाउस लॉर्ड का मतलब क्या है? आपका पड़ोसी,
आपका नेबरहुड, आपका रिलेटिव आपके रोमांस वाले भाव के अंदर जाकर बैठ गया और इच्छा पूर्ति वाला भाव भी वहां पर, उसका स्वामी भी वहां पर आकर बैठ गया, तो वो आपको इन चीजों को मिला मिलू के, हम इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो रिलेटिव से आपका रोमांस होगा या पड़ोसी से आपका रोमांस होगा और वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाएगा यदि 5वें भाव के अंदर हो रहा है। इसी तरीके से 5th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन 3rd, तो आपका रोमांस का जो स्वामी है वो आपका नेबर के घर में जाकर बैठ गया, तो वो वहां पर सर्च कर रहा है। साथ में असेंडेंट 11th या 9th लॉर्ड आ जाते हैं। ये सारे आपकी असेंडेंट आपके फिजिक्स से रिलेटेड रिजल्ट देता है, 11th हाउस लॉर्ड इच्छाओं से रिलेटेड रिजल्ट देता है, 9th हाउस लॉर्ड फर्दर रोमांस का लॉर्ड है, तो वो भी वहां पर यदि जाकर बैठ जाता है, तो इनमें से कोई भी एक जाकर बैठ जाता है तो वो आपका नियर वंस में या रिलेटिव्स के अंदर मैरिज कराने की कोशिश करेगा, लव कराने की कोशिश करेगा। फर्दर यहाँ पर एक प्रिकॉशन है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन मस्ट हैव ऑल ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस। इतने सारे बताए तो किसी की कुंडली में होना संभव ही नहीं है इन देयर बर्थ चार्ट और ए लव मैरिज। हाउएवर मोर द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन होंगे मोर ब्राइट आर द चांस ऑफ द लव मैरिज। तो आप कुंडली में लगाकर देखें, इनमें से कोई कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक से ज्यादा बन रहे हैं, उतने ही चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। ऑल्सो वन मस्ट लुक फॉर दीज कॉम्बिनेशन नॉट ओनली इन द राशि चार्ट। आप कहेंगे मैंने नवांश की तो बात ही नहीं की, मैं बर्थ चार्ट की बात कर रहा था, पर अब एंड में मैं बता रहा हूं कि D1 में नहीं, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको D9 में देखने हैं। यदि D1 में आपके 2-3 कॉम्बिनेशन इनमें से नजर आ रहे हैं और D9 में भी नजर आ रहे हैं तो शर्ती आप कह सकते हो कि लव मैरिज होगी। अब D1 में तो आपके कॉम्बिनेशन कुछ एक नजर आए आपको, मगर D9 में एक भी नजर नहीं आया, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि इनका अफेयर चलेगा मगर फ्रक्टिफाई नहीं होगा, लव मैरिज होने के चांसेस नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी नेटिव की कुंडली में लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोशिश की है जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन सभी को कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करने की। D1 चार्ट के इक्वली D9 चार्ट इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल जब भी आप मैरिज तक पहुंचाएंगे किसी को भी, केवल D1 चार्ट में ये कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहे हैं, किसी एक कॉम्बिनेशन के बेस पर तो आप कहेंगे नहीं। कम से कम मैंने ये जो लिस्ट दी है उसमें से 2-3 कॉम्बिनेशन यदि नजर आ रहे हैं तभी आप मानकर चलेंगे कि लव मैरिज होगी। फिर उसको नवांश से कंफर्म किए बगैर आप नहीं कहेंगे। केवल D1 में कोई भी चीज हो रही है तो फ्रैक्टिफाई होगी या नहीं होगी इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि D1 चार्ट 2 घंटे तक जितने लोग पैदा होते हैं सबका सेम होगा, तो क्या सबकी लव मैरिज हो जाएगी? क्या नहीं होगी? तो आपको नवांश चार्ट से इसको वेरीफाई किए बगैर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं देना है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।